हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट के। तो फंडामेंटल राइट का पहला फीचर है कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को दिया गया और कुछ सारे पर्सन, ऑल पर्सन, वेदर सिटीजन, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन। लीगल पर्सन कौन से हो गए? कंपनी को भी कुछ फीचर्स दिए गए, कंपनी, कॉरपोरेशन, और जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। दूसरा अब देखते हैं, दूसरा फीचर है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका ये मतलब है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। जो अगर स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। रीजनेबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट वेदर रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट। फिर तीसरा पॉइंट है ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये मतलब है कि आर्बिट्ररी एक्शन, अगर कोई स्टेट अपना मनमानी से कोई भी एक्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट ये अवेलेबल है फंडामेंटल राइट। देयर आर सम राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स हमें दिए गए, जैसे कि अनटचेबिलिटी वाला राइट हो गया, ये कोई प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट का 3 फीचर। चौथा फीचर है सम आर नेगेटिव पुटिंग लिमिटेशन ऑन स्टेट वाइल सम आर पॉजिटिव कन्फरिंग प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन। तो कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि स्टेट पे लिमिटेशन लगाता है, स्टेट के एक्शन पे लिमिटेशन लगाता है कि वो ये नहीं कर सकते। हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 21 में कि स्टेट कैन डिप्राइव ऑफ पर्सनल राइट एंड लिबर्टी विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में बताया गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कोई भी पर्सन अगर उसका राइट लिया जा रहा है तो वो आर्टिकल 21 में बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ही लेना चाहिए। तो ये लिमिटेशन लगा रहा है स्टेट के ऊपर। फिर कुछ राइट है जो कन्फर कर रहा है प्रिविलेजेस ऑन पर्सन। 25 से 30 तक में बताया गया कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। फिर आर्टिकल 14 में उन्हें राइट्स दिए गए हैं कि इक्वालिटी की राइट्स दी गई है कि सारे पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फिर प्रिविलेजेस है कि वो कहीं भी कंट्री में थ्रू आउट इंडिया आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दिया गया है जो कि किसी भी पर्सन को ये राइट देता है कि वो कुछ भी बोल सकता है फ्रीली, वो लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। तो ये फीचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ सेकेंड पॉइंट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब कोई भी पर्सन अगर उसका फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। तो ये भी फंडामेंटल राइट का फीचर है कि वो एक रेमेडी के साथ आता है। फिर दे आर नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट। सैंक्रोसेंट का मतलब टू इम्पोर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है कर्टेल किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। दे कैन रिपील them but only by constitutional amendment and not by ordinary act। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट को हटा भी सकता है, फंडामेंटल राइट को रिपील और कर्टेल भी, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन अब जो केशव नंदा भारती के केस में ये बताया गया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि एक बेसिक फीचर में अगर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो हटाया नहीं जा सकता है। और इसको देखते हुए अगर कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में जो हुआ है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 19 में हुआ करता था, उसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट के से हटा के उसे लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। बस एक वही एग्जांपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 में जो राइट्स दिए गए हैं वो और आर्टिकल 21 में राइट्स दिए गए हैं जो वो सस्पेंड कभी नहीं हो सकते नेशनल इमरजेंसी में। और बाकी जितने भी राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 20 जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ें बताई गई है जो कि डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है, जो कि एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और नो एक्स फैक्टो लॉ का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 3 चीजें आर्टिकल 20 में बताई गई। और आर्टिकल 21 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि एक ब्रॉड राइट कन्फर करता है हर इंडिविजुअल में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C।
तो जो फंडामेंटल राइट का स्कोप है वो आर्टिकल 31A, B और C से लिमिटेड है। 31A में ये बताया गया सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। तो 31A, 31B और 31C आप अपने साइड से खुद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये कुछ 31A जो है वो कोई एक्ट को बनाने की बात करती है जो स्टेट से रिलेटेड है और वो कर्टेल कर सकता है कुछ फंडामेंटल राइट को। वैसे ही आर्टिकल 31B में भी ये बताया गया और आर्टिकल 31C में भी ये बताया गया। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो खुद आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप खुद भी इसे ध्यान से देखो आर्टिकल, इन तीनों आर्टिकल को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस सर्विस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट। तो अब पार्लियामेंट अगर चाहे तो इन सारे आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब से जो फंडामेंटल राइट का इफेक्ट है वो हटा सकता है। तो ये बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल राइट हर पर्सन पे इक्वली लगना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इन लोगों के लिए हटा भी सकते। फिर और भी पॉइंट्स है जैसे कि आर्टिकल 34 में ये बताया गया कि अगर कोई भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां से फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट while martial law is in force in any area। तो ये बताया गया आर्टिकल 34 में। अब आर्टिकल 35 में ये बताया गया कि कुछ फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटरी है और कुछ फंडामेंटल राइट को लॉ बना के पार्लियामेंट इन्फोर्स और इफेक्ट करवाएगा। पार्लियामेंट की ही रोल होगी कि बनाए फंडामेंटल राइट, स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो ये सारे फीचर्स थे फंडामेंटल राइट के। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 12 जो कि डेफिनेशन देता है स्टेट का। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम लोग देख लेते हैं। स्टेट में सबसे पहला आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑल अदर अथॉरिटीज, दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। तो यहाँ पे तीन तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, स्टेट, यूनियन और लोकल अथॉरिटीज जो कि म्यूनिसिपैलिटीज, अदर अथॉरिटीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। तो इसके लिए बहुत सारे केसेस आए। जो सबसे पहला केस था वो बताता था एजिस्टम जनरस के रूल के बारे में। सांताबाई केस था, उसमें ये बताया गया था कि एजिस्टम जनरस मतलब जो बाकी तीन ABC में बताए गए उनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेन होगा तो वो भी स्टेट के कैटेगरी में फॉल करेगा। दूसरा टेस्ट जो आया था वो था स्टैट्यूटरी क्रिएशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में बोला गया था कि अगर कोई भी बॉडी जो कि स्टैच्यूट के पास करके बनाई गई है तो वो एक स्टेट के कैटेगरी में फॉल करेगी। फिर जो तीसरा और सबसे रिसेंट के जो टेस्ट आया वो RD सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में आया था। इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट के बारे में इस केस में बताया गया था। इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट से ये मतलब है कि कोई भी अगर स्टेट का फंक्शन कर रहा है, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो फॉल करेगा इसमें आर्टिकल 12 के लिस्ट में। तो अगर आपको आर्टिकल 12 पे डिटेल देखना है तो वो मैंने आर्टिकल 12 पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में, आप आर्टिकल 12 वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। तो आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू को पिक्चर में लाता है, क्योंकि ये कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा बताया मैंने, आर्टिकल 13 प्रोवाइड फॉर बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो अब स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 13 के ही कारण होता है जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि ऑल लॉज जो भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, विच इंक्लूड, अब कौन से लॉ होंगे, परमानेंट लॉज जो पार्लियामेंट बनाते हैं और द स्टेट लेजिस्लेचर जो परमानेंट लॉज है। दूसरा है टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर। थर्ड है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ।
तो ये चारों लॉ हो सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो डिक्लेयर कर सकता है वॉइड अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ। तो ये आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। तो हम लोग देखेंगे अब आर्टिकल 14, 15 और 16 साथ में, क्योंकि 14 जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, जीनस है, और बाकी 15, 16 इसके स्पीसीज हैं जो कि आर्टिकल 14 में बताए गए बात को डिराइव करते हैं। तो आर्टिकल 14 बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका ये मतलब है कि स्टेट किसी भी पर्सन का इक्वालिटी किसे डिनाई नहीं करेगा। फर्स्ट जो पार्ट है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक निगेटिव एस्पेक्ट बताता है कि स्टेट ये नहीं करेगा। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आर्टिकल 14 का। तो ये दोनों चीज बताता है कि एक स्टेट किसी का भी इक्वालिटी को डिनाई नहीं करेगा, और दूसरा है कि इक्वल प्रोटेक्शन सबको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है और एक पॉजिटिव स्टेट इम्प्लीकेशन दोनों स्टेट को प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 15 जो है आर्टिकल 14 को ही इलेबोरेट करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड्स को प्रोहिबिट करता है। इट इज ग्रांटेड टू सिटीजन ओनली। जो आर्टिकल 14 था वो पर्सन के लिए लेकर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 15 का स्कोप सिर्फ एक सिटीजन को लेकर ही है। स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 में ये भी बताया गया कि स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल लॉज बना सकता है। अब ये सर्टेन ग्राउंड्स कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो स्टेट जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करेगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 15 में ये भी बताया गया कि स्टेट जो है वो SC ST के लिए स्पेशल लॉज बना सकते, तो उनको जो है प्रोटेक्शन देना, उनको ट्रीट करना इक्वल अनजस्टिफाइड होगा। और एक फेमस कोट भी है इससे रिलेटेड कि इक्वालिटी इज नॉट ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वल, इक्वालिटी इज अबाउट ट्रीटिंग इक्वल as equal and unequal as unequal. So this is said about equality. जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर उनको भी अगर स्टेट इक्वल ट्रीट कर रहा है तो वो बहुत ही अनफेयर होगा उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अनफेयर होगा। वो कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर उनको ट्रीट किया जाए जो कि बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज मिला है और जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज है हमारे सोसाइटी में, अगर उनको भी अगर स्टेट एक ही जैसा ट्रीट करता है तो ये फिर उनके लिए बहुत ही अनफेयर हो जाएगा, जो कि अभी सोसाइटी में बहुत ही बैकवर्ड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए आर्टिकल 15 में ये प्रोवाइड करवाया गया कि स्टेट स्पेशल लॉज बना सकता है उनके लिए। जैसा कि हम लोग रिजर्वेशन का लॉ देखते हैं, तो रिजर्वेशन देख सकते हैं हम लोग जॉब में है, आज एजुकेशन के फील्ड में है, तो ये सब जो रिजर्वेशन है ये आर्टिकल 15 के कारण ही हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेट का ये स्पेशल प्रोविजन जो बेनिफिशियल प्रोविजन है वो आर्टिकल 15 को ही इलेबोरेट करने के लिए बनाया गया है। तो अब आर्टिकल 16 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 16 ये बताता है कि आर्टिकल 16 प्रोवाइड दैट देयर वुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन यहाँ पे सेम एक्सेप्शन हम लोग देख सकते हैं कि SC ST और बैकवर्ड मेंबर के लिए, बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए स्पेशल लॉज बनाया जा सकता है। बैकवर्ड क्लास जो है ये डिबेट बहुत सारे केसेस में हुआ और बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लास का डेफिनेशन देने की कोशिश की। जो अभी सबसे रीसेंट इसमें इम्पोर्टेंट केस है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने बैकवर्ड क्लास को अच्छे से डिफाइन किया था। तो उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि जो बैकवर्ड क्लास हमारे इंडिया में है, हमारे सोसाइटी में कास्ट को ही एज अ क्लास, बैकवर्ड क्लास ट्रीट किया जाता है। जो लोअर कास्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं वो ही बैकवर्ड क्लास हैं, वो वही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। यहाँ पे हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में डायरेक्टली SC ST नहीं बोला गया, वहाँ पे बोला गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पर्सन के लिए पार्लियामेंट स्पेशल लॉज बना सकती है।
तो ये आर्टिकल 15 और 16 में डिटेल में बताया गया, और आर्टिकल 15 और 16 पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फिर हम लोग जो आर्टिकल 16 और 15 में बताए गए प्रोविज़न है, जो स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, वो सिर्फ एक इनेबलिंग क्लॉज है। इसको कोई भी कोर्ट में पर्सन जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकता कि मेरे लिए, हम लोग लोअर क्लास हैं, हमारे लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं। ये एक टोटली सरकार का डिसीजन होता है, पार्लियामेंट का डिसीजन होता है कि उनको एक लॉ बनाना है कि नहीं सर्टेन कैटेगरी के लिए। तो अब आगे बढ़ते आर्टिकल 17 और 18। तो आर्टिकल 17 और 18 जो है, आर्टिकल 17 वो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, और ये कहता है कि अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है इंडिया में, जो कि उसके लिए स्पेशल लॉज पार्लियामेंट बनाएगी और वो पनिशेबल होगा। अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो स्टैच्यूट के द्वारा डिसाइड की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फिर आर्टिकल 18 जो है टाइटल को एबॉलिश करता है। टाइटल ये किस तरह के टाइटल को एबॉलिश करता है? ये जो महाराज, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, इस तरह के टाइटल्स जो दिए जाते थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, उन सारे को एबॉलिश करता है, ताकि इससे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है मेंटेन रह सके, जो कि हम लोग प्रीएम्बल में देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये देखते हैं। अनटचेबिलिटी और टाइटल्स का जो प्रॉब्लम था इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट था। इनको हटाया जाए, इंडिया से प्रोहिबिट किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही डेंजरस था हमारे सोसाइटी के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स बनाए गए उनके अगेंस्ट था, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 17 और 18 में दिया गया, ताकि अनटचेबिलिटी और टाइटल्स का जो प्रॉब्लम है वो हटाया जा सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 30 तक, जो कि बाकी फंडामेंटल राइट है, और उसमें साथ ही साथ हम लोग आर्टिकल 32 भी देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।